हाँ तो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आई होप यू ऑल आर वेल एंड स्टे एट होम, डोंट गो आउटसाइड। सो कोरोना चल रहा है तो मैं आपको घर में ही सब पढ़ा दूंगा, आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, आपको सब करा दूंगा। आपके 15-20 दिन में जितना टाइम बचा है FM का कोर्स तो मैं पक्का करा ही दूंगा। आज एक नया टॉपिक है जिसका नाम है EBIT EPS एनालिसिस। जरा हेडिंग डाल लो उसकी और बस उसे बड़े मजे से पढ़ेंगे। बड़ा सिंपल सरल टॉपिक है, जैसे जैसे बताए जाऊंगा उन स्टेप्स को फॉलो करते जाओ, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। टॉपिक का नाम है, मैं इधर से लिखूंगा क्योंकि अगर मैं इधर से लिखूंगा तो दिखाई नहीं दूंगा, तो इधर से लिखते हुए आऊंगा, ठीक है। टॉपिक का नाम है EBIT EPS एनालिसिस, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो EBIT EPS एनालिसिस। अब इस टॉपिक में आपको जो भी निकालना है, आपको EBIT और EPS का एनालिसिस करना है। इस चैप्टर के अंदर एक मेन टॉपिक है जो आपके बीकॉम के एग्जाम में पूछा जाता है, वो है इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बस एक कॉमन सा स्टैंडर्ड रूल है और उस रूल को मैं आपको समझाऊंगा। वो रूल कैसे डेवलप हुआ है वो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप सीधे सीधे इंडिफरेंस पॉइंट निकाल कर सकते हो। पहले EBIT और EPS दोनों टर्म का मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले EBIT। EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें इंक डालिए तो थोड़ा सा हल्का सा फीका चल रहा है, थोड़े टाइम के बाद ये थोड़ा ठीक चलने लगेगा। और EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। अब EBIT को ना हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, मतलब PBIT भी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस प्रॉफिट, ये वो प्रॉफिट होता है जिसमें से इंटरेस्ट और फाइनेंस और इन्वेस्ट के जो भी खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो नहीं घटे होते। मैं आपको जब बताऊंगा कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों बोलते हैं, वो आपको अल्टीमेटली समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कारण था कि इसको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। अब देखिए, अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है कि एक शेयर्स पे आपकी कितनी अर्निंग्स होती है, और ये जो अर्निंग पर शेयर होती है इक्विटी शेयर होल्डर वालों की होती है। इक्विटी शेयर होल्डर वालों की होती है। ये दो बात आपको ध्यान रखनी है EBIT EPS एनालिसिस में कि EBIT से EPS तक कैसे जाना है, कैसे कैलकुलेट होती है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स के अंदर मैं आपको बार बार सिखाता हूँ कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर हम प्रॉफिट निकालते हैं TR में से TC को माइनस कर देते हैं। TR का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू, TR का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू, और TC का मतलब होता है टोटल कॉस्ट। हाँ सर, होता तो यही है, बिल्कुल होता है। आपको पता है टोटल कॉस्ट इकोनॉमिक्स के अंदर टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है। हाँ सर, ये भी पता है। मतलब टोटल कॉस्ट में फिक्स मतलब जो स्थिर लागत होती है, और वेरिएबल कॉस्ट जो स्थिर नहीं होती, परिवर्तित होती है, दोनों का टोटल होता है टोटल कॉस्ट। और इकोनॉमिक्स के अंदर TR को सेल्स भी बोला जाता है। इसका मतलब हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, हम प्रॉफिट निकालते हैं सेल्स में से टोटल कॉस्ट को माइनस करके। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स में से अगर मैं ब्रैकेट ऑपरेट कर दूं, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिख सकता हूं, मतलब इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, बिल्कुल जरा ऑपरेट करो। सेल्स में से टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस अंदर चला जाएगा, ठीक है, दोनों के साथ। सेल्स में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को यहीं रख लूं और फिक्स कॉस्ट को इधर ले आऊं, प्रॉफिट के साथ ऐड करा दूं, तो प्रॉफिट के साथ जब मैं ऐड कराऊंगा तो प्रॉफिट प्लस में फिक्स कॉस्ट हो जाएगा, होगा नहीं होगा। और दोनों ही पार्ट से प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, दोनों ही पार्ट से हमको मिलता है कॉन्ट्रीब्यूशन। हमको क्या मिलता है, कॉन्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब इसी को मैं वर्टिकल फॉर्मेट में बनाता हूं। सबसे पहले सेल्स, सबसे पहले क्या हो गया, सेल्स। ये काटे काटे मतलब कोई अमाउंट रहेगा, इसमें से मैंने वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देता है, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देता है, जितने भी वेरिएबल खर्चे होंगे।
मेरे पास निकल के आएगा कंट्रीब्यूशन। चाहे सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, कंट्रीब्यूशन आएगा, और कंट्रीब्यूशन में से आप जैसे ही फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को बोलेंगे EBIT। ये वो प्रॉफिट है, ये वाला वो प्रॉफिट है जिसके अंदर अभी ना तो इंटरेस्ट कटा है जो कि फाइनेंस का खर्चा होता है, ना टैक्स कटा है जो गवर्नमेंट को देना होता है, ना ही प्रेफरेंस डिविडेंड कटा है जो प्रेफरेंस शेयर्स वालों का होता है। आपको पता है इक्विटी शेयर होल्डर वाले रियल ओनर होते हैं कंपनी के। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो रियल ओनर होते हैं कंपनी के, रियल ओनर, ठीक है। अब इसमें से इंटरेस्ट घटा देते हैं। लो जी, डिवेंचर होल्डर का इंटरेस्ट माइनस कर दिया, जिससे हमने पैसे लिए थे उधार, उनको हमने उनका इंटरेस्ट चुका दिया। मतलब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसलिए क्योंकि आप ही इसमें से इंटरेस्ट जो कि फाइनेंस का एक खर्चा है, फाइनेंस का एक पार्ट है, और टैक्स जो कि गवर्नमेंट को देना है, और जो डिविडेंड जो कि फाइनेंस का कॉस्ट है, वो सारी चीजें नहीं घटी है तो हमें वो हटाना है। लो जी, मान लो कि मैंने कुछ कमाया, मान लो मैंने कुछ कमाया, उसमें से कमाई में से जिन जिन से मेरे को लिया था पुराना, उस पर जो भी सर्विस कॉस्ट लग रही है वो तो पे कर दूं ना। मैंने इंटरेस्ट दे दिया, डिवेंचर होल्डर वालों को मैंने क्या दे दिया, डिवेंचर होल्डर वालों को मैंने दे दिया इंटरेस्ट, इनका इंटरेस्ट चुकाया पहले, ठीक है। तो ये आ गया EBT। इसमें से टैक्स माइनस कर दिया, टैक्स का कोई परसेंटेज रहेगा, तो ये आ गया EAT। इस EAT में से मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड, तो ये आ गया EAE। इसको हम बोलेंगे अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इसको हम बोलेंगे अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। जरा इसकी स्टडी करते हैं। देखो, कुछ सामान सेल किया, उनमें से जो भी खर्चे हुए थे वो माइनस कर दिए तो प्रॉफिट निकल के आ गया। अब जो मैंने प्रॉफिट कमाया, मान लो मैंने 100 रुपए प्रॉफिट कमाया, लेकिन उस 100 रुपए में से भी मुझे उन लोगों को देने पड़ेंगे जिनकी मैंने सर्विस ली। आपको पता है किसी वस्तु बनाने के लिए हमें साधन चाहिए होते हैं, साधन, लैंड, लेबर, कैपिटल, इस टाइप के। उनके ऊपर जो उनकी खर्चे लगते हैं, कंपनसेशन एक्सपेंसेस होते हैं कि लैंड पे लेबर, भूमि पर श्रम, इस तरीके से जो भी खर्चे लगते हैं उन खर्चों को माइनस करते हैं। तो जनरली हमारे पास कौन कौन से खर्चे होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर होते हैं ना। लैंड पर क्या देना पड़ता है हमको, रेंट। कैपिटल पे हमें क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। लैंड, लेबर, ये कैपिटल और ये लेबर, ठीक है। लेबर को हमें क्या देनी पड़ती है, उनकी मजदूरी। मजदूरी को हम क्या बोलते हैं, वेजेस। और एंटरप्रेन्योर किसके लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए। तो इसका मतलब जिन जिन चीजों को हम यूज कर रहे हैं, जिन जिन चीजों को हम यूज कर रहे हैं, उनके बदले में जो उनकी सर्विस कॉस्ट लग रही है वो माइनस करनी है। तो मेन जो इंटरेस्ट की और जो भी हमारे पास आउटसाइडर्स के पैसे बच रहे हैं, जो आउटसाइडर्स को हमें देने हैं, उन सारे आउटसाइडर्स के खर्चों को हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो मेन जो फाइनेंस कॉस्ट के जो खर्चे होते हैं वो हमें माइनस करने हैं। आपको सिंपली ये समझना है कि जो मैंने ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटाया, इसमें से मैंने वो खर्चे माइनस है जो बिजनेस के हैं, वो खर्चे माइनस नहीं हुए जो मुझे गवर्नमेंट को देने, जो मुझे डिवेंचर होल्डर को देने, जो मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने। इसका मतलब मुझे निकालना है कि फाइनली मेरे पास कितना पैसा बचा है जो मेरा है, जो मेरा है। मतलब मुझे मेरा पैसा निकालना है। मेरा पैसा कैसे निकलेगा, ये मेरा पैसा है, ये लास्ट वाला जो, ये वाला जो है, ये मेरा पैसा है। ये मेरा पैसा क्यों है, आपको मैं बताता हूँ कि इक्विटी शेयर होल्डर वाले रियल ओनर होते हैं। मैं अगर कंपनी का रियल ओनर हूँ तो जो बचेगा लास्ट में वो मेरा है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि कंपनी के अंदर डिवेंचर वालों को दे दिए, गवर्नमेंट को दे दिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को दे दिए, और ऊपर लैंड, लेबर, कैपिटल्स के भी खर्चे सारे के सारे बोन कर दिए। जो भी खर्चे होते थे, जिसका जो बनता था सब दे दिया। जो बच गया वो इक्विटी वालों का बच गया, और इक्विटी वाले ही रियल ओनर होते हैं। तो अर्निंग पर शेयर जो निकलती है वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग पर शेयर निकलती है। अब जब मैं इसको अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दूंगा ना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरे पास आता है EPS, अर्निंग पर शेयर। मतलब एक शेयर पर इक्विटी शेयर होल्डर वालों को कितना मुनाफा हो रहा है, पर शेयर की अर्निंग्स क्या है, मुनाफा नहीं, पर शेयर की अर्निंग क्या है। बात क्लियर है। आप इसको देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो
और तसल्ली से, बिल्कुल कोई अफलातून तरीका लगाने की जरूरत नहीं है। इसको समझो कि मैंने कुछ सामान बेचा, उसमें से सारे खर्चे माइनस कर दिए तो ये प्रॉफिट हुआ। जो प्रॉफिट हुआ एक्चुअली वो मेरा एक्चुअली प्रॉफिट नहीं है, उसमें से मुझे और भी चीजें देनी है। पहले मैंने इंटरेस्ट दिया, भाई तेरा इंटरेस्ट था तू ले, फिर मैंने गवर्नमेंट को टैक्स ले, भाई सरकार को टैक्स, फिर प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड, भाई तेरा भी डिविडेंड, तेरी भी सर्विस कॉस्ट, तू भी अपनी पकड़, जो बच गया वो फिर वो मेरा, मुझे अपना निकालना, ये मेरा नहीं है अपना, इसमें से भी अभी मुझे बहुत सारे खर्चे देने। बात क्लियर हो रही है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो।